हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले से पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि फ्लॉक जीन से कहता है कि यार अब हम जीत चुके हैं और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमेशा से सोचा था कि तुम सेंट्रल रीजन में अपनी आराम की जिंदगी बिताना चाहते हो, तो अब तुम वो सब कर सकते हो। तो यार बेसिकली हमें एपिसोड की शुरुआत में यही दिखाया जाता है कि जीन यही सब सोच रहा होता है कि अगर वो सेंट्रल रीजन में चला जाएगा तो उसकी जिंदगी वहां पे कैसे होगी। उसकी वाइफ होगी, उसका एक छोटा सा बेटा होगा और वहां पे वो काफी ब्रांडेड वाइन वगैरह पी सकता है और उसे कोई रोकेगा भी नहीं। और बेसिकली यार जब मैंने इस चैप्टर का मांगा रिव्यू किया था तो बहुत लोगों के ये डाउट्स थे कि यार ये लड़की जो है ये मिकासा है या नहीं, जबकि मेरे को पता था ये मिकासा है। तो इस एपिसोड में हमें ये क्लियर कर दिया जाता है कि इस लड़की के गाल पे यहाँ पे एक स्कार है जैसा मिकासा के गाल पे होता है। तो यहाँ पे जीन बेसिकली मिकासा के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहा होता है। इधर हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और जीन इधर सो रहा होता है और हांजी बाहर खड़े होकर जीन को आवाज लगा रही होती है और उसे बुलाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे जीन मन में यही सोचता है कि उसको किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, उसे बस हर चीज को इग्नोर करना है जिससे कि आगे चल के उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी वो चाहता है। वो अपने आप को बहुत मनाता है कि मेरे को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मत जाना, लेकिन भाई वो फिर भी आ ही जाता है क्योंकि वो मरी हुई हड्डी है, उसको कभी माफ नहीं करेंगी ना। तो इधर हमें दिखाया जाता है कि हांजी छुप के खड़े होते हैं और उसके पास मिकासा और जीन होते हैं। मिकासा ने ऑलमोस्ट सारी की सारी सिचुएशन हांजी को बता दी होती है और हांजी इस बात के लिए माफी मांगती है कि वो इस मुश्किल समय पे इनके साथ नहीं थी, लेकिन वो ये भी कहती है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी तुमने सब कुछ ठीक से संभाला। और अगर लीवाई की बात करें तो वो जिंदा है, उसको चोट लगी है बट हाँ वो जिंदा है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए लड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे हांजी जीन और मिकासा को बता देती है कि ये लोग अब कार्ड टाइटन और बाकी मार्लियन फोर्सेस के साथ मिल चुके हैं जिससे कि वो एरन को रोक सके। हांजी यही बताती है कि पहले हमें अपने साथियों को इकट्ठा करना होगा और ये देखना होगा कि किन लोगों पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बस की कुछ नहीं है अगर हमारे पास तुम लोग और नौ टाइटन्स ना हो तो, इसलिए हम सबको साथ मिलना होगा। अब सारे के सारे पुराने ऑफिसर्स तो मारे जा चुके हैं और मैं भी अब तुम्हारी कोई सुपीरियर नहीं रही, तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ। तो मिकासा पहले ही बोल देती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं भी नहीं चाहती कि एरन इतने सारे लोगों को मारे। यह मिकासा इस सीन में अच्छी लग रही है और बेसिकली मैं कहना चाहूंगा यार ये एपिसोड मापा ने सच में काफी बेटर तरीके से बनाया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एनिमेशन पिछले एपिसोड से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है यार। अगर आपको भी एपिसोड एनिमेशन के मामले में थोड़ा अलग लगा हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना। मिकासा यही कहती है कि मुझे पता है कि एरन ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी उसको रोकना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जीन बेसिकली यही कहता है कि अगर हम एरन को रोक भी देते हैं तो उसके पास यहाँ पे सिर्फ 4 साल बचे हुए हैं और अभी एरन के पास फाउंडिंग टाइटन है। चलो मान लेते हैं ये सब बंद कर देते हैं, तो एरन के मरने के बाद क्या होगा? आगे फ्यूचर में दुनिया फिर से आइलैंड वालों से नफरत करने लग जाएगी और उनको खत्म करने के बारे में सोचेगी। तो एक तरीके से अगर हम एरन को रोक ही देंगे तो हमारा आइलैंड ही खतरे में आएगा। तो हाँ जी यही कहती है कि मार्ले को ऐसा लगता है कि रमलिंग तभी शुरू हुई जब उन्होंने अटैक किया, तो इस हिसाब से उनको यहाँ पे सबक मिल गया है, तो वो कुछ समय के लिए तो आइलैंड के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जीन मार्लेन्स की लाइन रिपीट करता है कि जब तक हम उस आइलैंड को पूरी तरह से तबाह नहीं कर देते तब तक हमेशा खतरा बना रहेगा कि वो आइलैंड वाले हमें आके खत्म कर देंगे या फिर पूरी दुनिया को ही तबाह कर देंगे। और ये लाइंस भाई विले टाइवर ने बोली होती है। यहाँ पे जीन ये कहता है कि हमने शांति से सारी चीजें करने की कोशिश की थी लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिस वजह से एरन को ये सब करना पड़ा। तो यहाँ पे हांजी भाई थोड़ा डिप्रेस हो जाती है और वो कहती है कि जेनोसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जैसा जीन ने कहा बिल्कुल सही कहा, एरन के पास कोई और चारा नहीं था इसके सिवाय। मैं खुद इस सिचुएशन से भागना चाहती थी सब कुछ छोड़ के, लेकिन मैं अभी भी सर्वे कॉर्प्स की कमांडर हूँ। मेरे कई कॉमरेड्स ने कसम खाई थी कि वो इंसानियत की आजादी के लिए लड़ेंगे और मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सब मुझे देख रहे हैं। हाँ, उनमें से बहुत लोग मारे जा चुके हैं और उन्हें ये भी नहीं पता चला कि दीवारों के बाहर भी इंसान रहते हैं। इनमें से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ आइलैंड सेफ होना चाहिए, बाकी फिर चाहे कुछ भी हो। हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है इस जेनोसाइड को रोकने का और वो है अभी। यहाँ पे भाई उन सारे के सारे कॉमरेड्स में जीन मार्को को भी देखता है और उसे ये रियलाइज होता है कि हाँ जी सही कह रही है, क्योंकि यार सर्वे कॉर्प्स ने शुरुआत से ही इंसानियत के लिए लड़ाई की है और अब वो खुद जाके इंसानों को तो नहीं मरने दे सकते। इधर हमें फिर से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और इधर भाई हांजी कुछ स्ट्यू टाइप पका रही होती है इन लोगों के खाने के लिए और ये सब के सब इधर साथ ही बैठे होते हैं। मैगथ यही कहता है कि तो तुम क्या चाहती हो, इतने समय से हम एक दूसरे को मार रहे थे और अब तुम चाहते हो कि हम एक साथ बैठ के खाना खाएं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम एरन येगर को उसका काम करने दोगे तो उससे तो तुम लोगों का ही फायदा है ना, पूरी दुनिया तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, एक स्वर्ग तुम डेविल्स के लिए। हम बस जीक और एरन को रोकने ही वाले थे लेकिन बीच में तुम आ गए, तुमने ही तो उसकी मदद की थी ना। तो हांजी कहती है कि जैसा मैंने कहा आपको जनरल, हम जेनोसाइड नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम तुम्हारे साथ छुप के यहाँ पे स्ट्यू नहीं बना रहे होते। तो मैगथ यहाँ पे यही कहता है कि अच्छा
इस हिसाब से तुम्हें शायद समझ आ ही चुका है कि कौन सही है और कौन गलत। तो जीन को इधर गुस्सा आता है और वो कहता है तुम सही और गलत की बात कर रहे हो, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हम बुरे लोग हैं, जबकि हम इतने समय से उन टाइटन से लड़ रहे थे जो कि तुमने हमें मारने के लिए भेजे थे। हाँ, हम इतनी जी जान से इसलिए लड़े क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि वो टाइटन हमें खा जाए, समझे? समझ आ रहा है तुम्हें? और तुम ऐसा कह रहे हो कि ये काम सिर्फ एक डेविल कर सकता है, तुम बुढ़े कहीं के। तो मैगथ कहता है कि देखो मुझे तो तुम लोग डेविल्स ही लगते हो, हम इतने समय से जिस बात से डर रहे थे वो आज सच हो ही गई और अब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, क्यों? है ना? तो जीन कहता है कि हाँ, अगर एरन ने अपनी मॉम को खाए जाते हुए ना देखा होता जब दीवारें टूटी थी तो एरन ऐसा कुछ भी नहीं करता। तुमने एरन के पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा सिवाय रमलिंग के। तो मैगथ कहता है अच्छा, तो तुम अब हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहते हो? तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि एल्डिया ने पहले ये मारकाट शुरू की थी और मार्ले को तबाह करके रख दिया था और हमारे लोगों ने इतने जुल्म सहे। समझ आ रहा है तुम्हें? तो जीन कहता है कि भाई कब तक ये 2000 साल पहले की बातें लेके बैठे रहोगे तुम लोग? तो मैगथ कहते हैं कि बहुत बढ़िया, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई ये दोनों ही बहस करने लग जाते हैं और सबके सब बैठ के इनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो हांजी कहती है कि अरे चुप भी हो जाओ यार, तुम 2000 साल पहले की बातें कर रहे हो जब तुम दोनों जिंदा भी नहीं थे, इससे मेरे को और बोरियत हो रही है। हांजी कहती है कि जीन देखो, जनरल मैगथ को हम लोगों से प्रॉब्लम है, वो ये सोच रहा है कि ये अजीब से डेविल लोग अपने पैराडाइज आइलैंड को बचा सकते हैं, लेकिन ये अपने पैराडाइज आइलैंड को छोड़ के मार्लियंस की मदद करना चाहते हैं जो कि हमें ही मारना चाहते थे। लेकिन हम खुद भी बाहर की दुनिया में कुछ महीनों के लिए रह चुके हैं तो हमें पता है कि बाहर भी अब कैसे लोग हैं और बिल्कुल हमारे जैसे ही लोग हैं, इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एनी इन सबसे पूछती है कि फिर बताओ तुम एरन को मार सकते हो जब जरूरत पड़ेगी? तो मिकासा कहती है कि एरन को मारना ही एक उपाय नहीं है। तो एनी कहती है मुझे पता था तुम ऐसे कुछ बोलोगी, तो फिर क्या करोगे? उसको मनाओगे? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस बंदे को मना सकते हो जो कि पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है? तो आर्मिन कहता है कि मुझे अभी नहीं पता है, जब तक हम एरन से बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं पता। तो एनी कहती है कि मान लेते हो, तुम उससे बात कर लेते हो, और अगर उसने जेनोसाइड को रोकने से मना कर दिया तब क्या करोगे तुम? क्या तुम लोग ये सोच नहीं पा रहे कि एरन अब तुम्हारा दुश्मन है? बेवकूफ हो गए हो क्या? मुझे पता ही था, अगर हम मार्लियंस एरन को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे तो तुम सबके सब हमारे आगे आके खड़े हो जाओगे और हमसे ही लड़ना शुरू कर दोगे उसे बचाने के लिए। ये बात तो पक्की है, क्यों? ऐसा ही होगा ना मिकासा? मुझे पक्का यकीन है कि पूरी जिंदगी में तुमने एरन से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को नहीं दी होगी। तो यहाँ पे मिकासा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती क्या तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम मुझे मार डालोगी? तो यहाँ पे एनी भी भाई अपनी रिंग निकाल के तैयार हो जाती है, दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं और एनी अपना हाथ आगे करती है और मिकासा को रोकती है और वो कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, मेरे पास बस एक ही रीजन है एरन को रोकने का, क्योंकि मार्ले में मेरे पिता है और मैं नहीं चाहती कि वो मर जाए, इस वजह से मेरे को तुम लोगों की मदद की जरूरत है। अगर तुम लोग एरन को मना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, कम से कम तब तक हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मिकासा मान जाती है। तो दोस्तों अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। तो हांजी ने भाई इधर स्ट्यू बना दिया होता है और वो कहती है चलो फिर ये तैयार हो चुका है और अब हम सब खाते हैं। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि भाई सारे घोड़े रेस्ट कर रहे हैं और ये फुल स्पीड में हार्बर पे जाएंगे जहाँ पे शिप्स खड़ी होती है और वहां पहुंचने के लिए इनको 5 घंटे लगेंगे। ये अजुमोबिटो पे रिलाय कर सकते हैं क्योंकि मिस कियोमी के हिसाब से एक उड़ने वाली बोट है, यानी कि एयरप्लेन है, जो कि उन्होंने रमलिंग को आसमान से देखने के लिए बनाया था। हम उस बोट का इस्तेमाल करके फाउंडिंग टाइटन के करीब जा सकते हैं। तो मैगथ कहते हैं कि बहुत बढ़िया, मुझे लग ही रहा था कि अजुमोबिटो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हांजी कहती है कि बस दिक्कत ये है कि हम फाउंडिंग टाइटन को ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम ऐसी हवा में उड़ते रहे तो हमारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि इसी वजह से हमने येलेना को पकड़ के रखा है। तो ये येलेना से पूछते हैं कि एरन किधर होगा। तो येलेना कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। मैगथ यही कहते हैं कि येगर को तो कभी पता ही नहीं था कि मार्ले किधर है। तो फाउंडिंग टाइटन एक्टिवेट करने के बाद रमलिंग के टाइटन्स को उसे कहाँ पे भेजना है वो उसे कैसे पता चला होगा, किसी ना किसी ने तो बताया होगा ना उसको। यहाँ पे येलेना यही कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं। तो कॉनी कहता है कि लेकिन तुम तो मार्ले से इसलिए लड़ रही थी ना क्योंकि तुम अपने होमलैंड को बचाना चाहती हो। तो अब क्या भूल गए अपने होमलैंड को? तो मैगथ कहता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी हमारी तरह एक मार्लियन है। यहाँ पे पीक कहती है कि तुमने सच में लिबेरिया में हमें बेवकूफ बना दिया था, जिसके बाद हमने तुम्हारे बारे में कुछ रिसर्च की और तुम्हारा पास्ट निकाला। हमें पता चला कि तुम एक नॉर्मल सी मार्लियन फैमिली में ही पैदा हुई थी, लेकिन तुमने ऐसा दिखाया जैसे कि तुम एक छोटे देश से हो जिसपे मार्ले ने कब्जा कर रखा है। और ये तभी हुआ जब तुम जीक से मिली थी और उसके बाद तुमने अपनी एक प्यारी सी स्टोरी बना ली, एक फेरी टेल जिसमें कैसे तुम और एक प्रिंस मिलकर दुनिया को बचाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे येलेना पीक के मुंह पे हाथ रखती है और कहती है हाँ, दुनिया को बचाएंगे, क्या बात है, इससे बेहतर शब्द नहीं मिले तुमको। तो यहाँ पे येलेना कहती है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है अभी इस समय तुम जाओगे और हजारों करोड़ों लोगों को मरने से बचा लोगे जिससे तुम वो सारी की सारी गलतियां भुला पाओ जो कि तुमने पहले की थी। हाँ, चलो फिर शुरू करते हैं और तुम्हारे पास्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले रायनर ब्राउन, तुम्हें पता है जब तुमने उस दिन दीवार तोड़ी थी तो कितने एल्डियंस ने अपनी जान खोई थी। एनी लेन
हार्ट, मैंने सुना है कि तुमने सर्वे कॉर्प्स के हद से ज्यादा मेंबर्स को मारा और उसके अलावा तुमने स्टोहिस डिस्ट्रिक्ट में भारी तादाद में मासूम लोगों को मारा। और अगर हम बात करें पैराडाइज के सोल्जर्स की तो हाँ, उनका भी यही सीन है। वैसे दिखने में तो तुम काफी अच्छे और सीधे लड़के लगते हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक मिलिट्री पोर्ट को उड़ाने में बिल्कुल भी हिचकिचाओगे नहीं। आर्मिन, तुम मानो ना मानो, तुमने लाशों को पूरा पहाड़ बना के रख दिया है जिसमें मासूम लोग भी शामिल थे। और उसके बाद जो कारनामे तुमने लिबेरियो में करके दिखाए वो तो सच में काफी कमाल के थे। खासकर तुम जीन, तुम कार्ड टाइटन को हराना चाहते थे और इस वजह से तुमने मासूम फैल्को जैसे बच्चे पे थंडर स्पेयर चला दिया और उससे पहले तुमने एक बार भी सोचा नहीं। और गाबी, वो लड़की, उसने साशा जैसी लड़की को मौत के घाट उतार दिया। साशा सच में काफी अच्छी लड़की थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन ट्रेनिंग के दिनों से तुम लोग साथ थे इसलिए तुम उसे अपनी फैमिली ही माना करते थे। तुम लोगों को मुझसे भी ज्यादा बुरा लग रहा हो। तो अभी जीन कहता है, अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारा आइडिया सही था। हाँ, तुमने हमें हमारे सच से सामना करवाया जिससे कि हम ठीक से सोच सके, क्यों, है ना। तो यहाँ पे येलेना कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, क्या नाम था उसका, जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, मार्को। उसका नाम सुन के यहाँ पे सब शौक हो जाते हैं। और येलेना कहती है कि तुमने कहा था कि एनी उसके मौत के पीछे थी, तो तुमने उससे कभी पूछा है कि असलियत या फिर सच क्या है। तो एनी कहती है कि मैंने मार्को का ओडियम गेयर उतारा था। उसके बाद तो यहाँ पे रायनर अपने ऊपर ये इल्जाम ले लेता है और कहता है कि एनी सिर्फ मेरी बात मान रही थी और कुछ नहीं। मार्को ने मेरे और बेटुल के बीच की बातें सुन ली थी जिससे हमारी सच्चाई सबके सामने आ सकती थी, तो हमने सोचा कि उसको चुप ही कर देना चाहिए। और उसको चुप करने का सबसे सही तरीका था एक टाइटन को खिला देना। जब मार्को हवा में उड़ रहा था तो मैंने उसके ऊपर अटैक करके उसको एक छत पे गिरा दिया और वहां पे मैंने उसको पकड़ लिया और एनी से कहा कि उसका ओडियम गेयर उतार लो। उसके बाद मार्को वहीं पे फंस गया और वहां पे एक टाइटन आया जिसने उसको खा लिया। तो यहाँ पे जीन पूछता है कि क्या मार्को ने मरने से पहले कुछ कहा था। तो रायनर बताता है कि हाँ, उसने कहा था कि हमने अभी तक बात भी नहीं करके देखी है, हम इसके बारे में शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को यही रियलाइज होता है कि आज तक इन्होंने कभी बैठ के बात ही नहीं की और एक दूसरे के हमेशा खिलाफ ही रहे हैं। जब भी ये आज तक सिर्फ लड़ते ही आए हैं और हमेशा एक दूसरे की जान के पीछे रहे हैं। लेकिन चलो आज आखिरकार ये लोग साथ में बैठ के किसी को मारना नहीं चाहते बल्कि शांति से बैठ के बात कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा कि एक बॉनफायर के पास हम सबके सब बैठ के खाना खाएंगे। तो यहाँ पे रायनर कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि जब मैंने देखा कि मार्को को वो टाइटन खा रहा है तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं गुस्से में गया और मैंने उस टाइटन को मार गिराया, ये दिखाने के लिए कि ये सब मैंने मार्को के लिए किया है। तो जीन कहता है कि मतलब क्या कहना चाहते हो, कि तुम्हें पछतावा हो रहा है। तो रायनर कहता है कि मुझे माफ मत करना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जीन कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे रायनर आई एम सॉरी बोलता है और जीन को गुस्सा आता है और वो जाके रायनर को भाई मुक्का देके मारता है। रायनर पीछे उड़ जाता है और जीन रायनर के ऊपर आके उसको पंचेस ही पंचेस मारता है। इधर भाई कॉनी और आर्मिन आके जीन को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब भी वो रायनर को लात मारने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पे गाबी आ जाती है और जीन के इधर गाबी के लग जाती है। इधर गाबी माफी मांगती है रायनर की तरफ से और कहती है कि हम बस चाहते थे कि आयरन के डेविल्स खत्म हो जाए जिससे कि हमें शाबाशी मिले और हम बाहर की दुनिया में शांति से जी सके, हमें माफ कर दो। तो यहाँ पे भाई बेसिकली गाबी और फैल्को दोनों के दोनों भाई जीन और बाकी सबसे कहने लग जाता है कि प्लीज हमारी मदद करो, एरन को रोकने के लिए हम तुमसे भीख मांगते हैं। और ये काफी चिल्लाने मिल्लाने लग जाते हैं और माफी मांगने लग जाते हैं, लेकिन जीन यहाँ से चला जाता है। गाबी कहती है कि वो तो चला गया यहाँ से, इसका मतलब वो हमारी मदद नहीं करेगा। इधर सुबह हो जाती है और जीन आके भाई गाबी को उठाता है और गाबी कहती है क्या तुम हमारी मदद करने वाले हो। तो जीन कहता है कि हाँ और क्या। इधर भाई जीन रायनर को भी उठाता है और कहते हैं कि चलो फिर तुम पहले से हील हो चुके हो, उड़ जाओ। ये लोग यहाँ पे घोड़ा गाड़ी में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जब ये लोग इधर से जा रहे होते हैं तो जीन गाबी से माफी मांगता है कि उसने गलती से उसको लात मार दी थी। और तभी साइड से पीक आती है। इधर पीक इन सब लोगों को आके बताती है कि हार्बर पे येगरिस ने कब्जा कर लिया है और चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। वो लोग स्टीम इंजन का इस्तेमाल करके वहां पे हमसे पहले पहुंच गए और वहां पे ऐसे कई सोल्जर है जिनके हाथ में एंटी टाइटन्स गियर है और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस क्योमी के पास इधर फ्लॉक खड़ा होता है गन लेके। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको फिर से एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत मजे उड़ा सकते हैं। और जिन लोगों का भाई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो शायद आप लोग बैन हो गए थे, है ना, आपने कुछ रूल्स तोड़े होंगे, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।